सामाजिक जीवन में धर्म की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की भूमिका नहीं होनी चाहिए। और इस मामले में जो आप कह रहे हैं ना कि वैज्ञानिक प्रगति के लिए, तकनीकी प्रगति के लिए, बौद्धिक प्रगति के लिए अगर ये एक कूपमंडूकता में जकड़ा हुआ व्यक्ति कैसे वैज्ञानिक चिंतन का हो सकता है? भारत की क्या समस्या है? इतना बड़ा देश है, यहाँ से निकल के जब वही लोग जाते हैं तो वही नोबेल पुरस्कार पा जाते हैं, और जब यहाँ रहते हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ जो वैज्ञानिक चिंतन है, और वैज्ञानिक चिंतन पर पेरियार ने इतना ज्यादा लिखा है, और मैं तो बार बार पेरियार बार बार कहते हैं, मैं भी असल में सरस्वती महिलाओं के पास नहीं जाती थी। मैंने काफी लिखा है इस पर। सरस्वती जो है दलितों के पास नहीं जाती थी, और ये सब पिछड़ों के पास सरस्वती नहीं जाती थी। सरस्वती केवल अपर कास्ट के, खास करके ब्राह्मणों के मर्दों की जुबान पर ही वास करती थी। सरस्वती का इनसे कोई नाता नहीं। इसी तरह लक्ष्मी का भी इनसे कोई नाता नहीं रहा। जब से सरस्वती और लक्ष्मी विदा हुई हैं, तभी से विद्या जो है पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के पास आई है। पेरियार कहते हैं कि 5 तरह का ब्राह्मणवाद होता है: राजनीतिक ब्राह्मणवाद, सामाजिक ब्राह्मणवाद, आर्थिक ब्राह्मणवाद, धार्मिक सांस्कृतिक ब्राह्मणवाद। एक होता है राजनीतिक ब्राह्मणवाद। वो अपने प्रदेश में उन्होंने कहा, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक ब्राह्मणवाद को अगर केवल आप चुनौती देंगे, और सामाजिक ब्राह्मणवाद, आर्थिक ब्राह्मणवाद, धार्मिक ब्राह्मणवाद, सांस्कृतिक ब्राह्मणवाद को चुनौती नहीं देंगे, तो ब्राह्मणवाद से आप लड़ने को। उत्तर भारत में केवल राजनीतिक ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। राजनीतिक ब्राह्मणवाद को चुनौती का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री की जगह पर पिछड़ी जाति का आदमी मुख्यमंत्री हो जाए। जयंती विशेष। आज पेरियार की जयंती है। ईवी रामास्वामी पेरियार दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद पर कुठाराघात करने वाले वो शख्स, या यूं कहें कि दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद को एक तरह से खत्म कर देने वाले जो शख्स हैं, उनका आज जन्मदिन है। उनकी जयंती मनाई जा रही है, लोग उनको याद कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत तो उनको अच्छे से तहे दिल से याद करता है, लेकिन उत्तर भारत में वो शोर, उनकी जो क्रांति है, उनकी जो एक पैरोकारिता है, वो बहुत कम दिखती है। इसी विषय पर आज हम डॉक्टर सिद्धार्थ से जानेंगे कि वो पेरियार को उत्तर भारत क्यों नहीं उतना स्वीकार कर पाया, या दक्षिण भारत में पेरियार की क्या लेगेसी रही। तो हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, वरिष्ठ लेखक हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबों का संपादन भी किया है, जिनमें से चर्चित किताब जो है बहुजन नायक नायिकाएं हैं पर लिखा है उन्होंने। तो मैं सीधे चलता हूं डॉक्टर सिद्धार्थ के पास और उनसे ही जानना चाहता हूं कि पेरियार को वो किस रूप में देखते हैं। सर। शुक्रिया अमर। अम्बेडकर नामा के प्रति भी आभार कि पेरियार की जयंती पर मुझे आपने मौका दिया। देखिए, पेरियार 20वीं शताब्दी के दुनिया के बड़े विचारकों में से एक है, और जो यूरोप में पुनर्जागरण कालीन चिंतक, विचारक, दार्शनिक हुआ करते थे, जो चिंतन भी करते थे, विचार भी करते थे, लेखन भी करते थे, और जमीन के पर उतर के संघर्ष भी करते थे दुनिया बनाने के लिए। जी। पेरियार उस परंपरा के चिंतक और दार्शनिक है। ये देश जिनके खिलाफ पेरियार जिन चीजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उसमें अगर मोटी मोटा कहना हो तो इस पूरे देश पर एक आर्य श्रेष्ठता का वर्चस्व है, और ये आर्य श्रेष्ठता उत्तर भारतीय आर्य श्रेष्ठता है। तो पेरियार ने जो जिस चीज को सबसे पहले चुनौती दी, वो उत्तर भारतीय आर्य श्रेष्ठता की जो विचारधारा है। ये अनार्य जो होते हैं, द्रविड़ जो होते हैं, वो दोयम दर्जे के हैं, और जो संस्कृत भाषी हैं, वेदों के अनुयायी हैं, आर्य हैं, वो श्रेष्ठ हैं। अभी भी इस देश के अंदर ये उत्तर भारतीय आर्य श्रेष्ठता का एक दंभ चल रहा है,
उसी आर्य अश्रेष्ठता को आज दूसरे तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों पर थोपने की कोशिश कर रही है, पूर्वोत्तर के राज्यों पर थोपने की कोशिश कर रही है, पंजाब पर थोपने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले अरे जो पेरियार हैं वो आर्य श्रेष्ठता को चुनौती देते हैं। दूसरी जिस श्रेष्ठता को चुनौती देते हैं पेरियार कि वेदों से लेके और तुलसी के रामचरितमानस तक और गांधी तक ये जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की स्थापना की गई, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, कोई ऐसी किताब नहीं लिखी गई। रामचरितमानस सारा लिखा गया है, ब्राह्मण भूदेवता है, मनुस्मृति में ब्राह्मण भूदेवता है, वो सारे कानूनों से परे है। तो जो ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता का, धरती पर देवता का और जीवन के सभी मामलों पर दूसरे गैर ब्राह्मणों पर पूर्ण वर्चस्व का जो अधिकार है, तो पेरियार ने जो दूसरी चुनौती दी वो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को दी और इसी प्रक्रिया में पूरे ब्राह्मणवाद को दी। ब्राह्मणवाद का मतलब कि कोई जात किसी से नीची है और कोई जात किसी से ऊंची है। पेरियार साफ साफ कहते हैं अगर कोई किसी को अपने से नीचा मानेगा तो उसको दूसरे को अपने से ऊंचा मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता है कि आप किसी को अपने से नीचा माने तो आप किसी को दूसरे से अपने ऊंचा न माने। यहाँ तक ब्राह्मणों में भी ऐसा है कि एक ब्राह्मण अगर अपने को ऊंचा मानता है तो दूसरा ब्राह्मण उससे अपने को ऊंचा मानता है। बिल्कुल, तीसरी बिल्कुल। भटकने ना पाऊं तो मैं तीसरी चीज कहूं, आर्य श्रेष्ठता को चुनौती, ब्राह्मणवाद को चुनौती। तीसरी चीज जो थी वो है द्विजवाद, यानी जो उच्च वर्ण है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वो जो है वो शूद्रों से और बाद में जो पांचवा वर्ण शूद्र जिसे आज पिछड़ी जातियां कहते हैं, जो पांचवा वर्ण सारे के सारे तमिलनाडु के लोगों को शूद्रों में डाल दिया गया था, कुछ चंद ब्राह्मणों को छोड़ के। और जो पांचवा वर्ण बाद में बना दिया गया जिसे अंत्यज कहते हैं, यानी जिसे आप दलित कहते हैं, जिसे अछूत बना दिया गया। तो पेरियार द्विज श्रेष्ठता को भी उतना ही निर्णायक चुनौती दे रहे हैं। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज, पेरियार एक ऐसे ना दार्शनिक हुए हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्री पुरुष की पूर्ण समानता के समर्थक है, कंप्लीट समानता के समर्थक है। भारत की धरती पर एक तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की जोड़ी है, बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भी है। लेकिन जो व्यक्ति सबसे निर्णायक तरीके से और बहुत तीखे तरीके से मर्दों की, बहुत सारे लोग वर्ण जाति व्यवस्था के विरोधी होते हैं, आर्य श्रेष्ठता के विरोधी होते हैं, ब्राह्मणवाद के विरोधी होते हैं, लेकिन भीतर भीतर ये मान रहे होते हैं कि जो पुरुष है वो महिला से श्रेष्ठ है। बिल्कुल। लेकिन पेरियार, इतना लंबा लेखन पेरियार का है, इतना सारा भाषण पेरियार का और इतना काम भी जमीन पे पेरियार ने किया कि महिला जिंदगी के हर मामलों में पुरुष के बराबर है। तो पेरियार मर्द श्रेष्ठतावाद को भी चुनौती देते हैं। आर्य श्रेष्ठतावाद, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण की श्रेष्ठता को और द्विज श्रेष्ठता को, मर्दों की श्रेष्ठता को। इसके साथ ही पेरियार ईश्वर को चुनौती देते हैं, साफ साफ शब्दों में ईश्वर को चुनौती देते हैं। कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर मानना मनुष्य को दोयम दर्जे के ठहराने की चीज है। ईश्वर गढ़ा गया है, गुरुओं ने गढ़ा है, यानी पूरे तरह से ईश्वर को चुनौती देते हैं। ईश्वर मानते ही आप बुद्धिवाद को आपको छोड़ना पड़ता है। जीवन के एक क्षेत्र में बुद्धिवाद छोड़े बिना आप ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो पेरियार ईश्वर को भी चुनौती देते हैं और पेरियार वर्ण जाति व्यवस्था को कंप्लीट चुनौती देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रवाद के नाम पर जो हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदी राष्ट्रवाद, उत्तर भारतीय राष्ट्रवाद स्थापित किया जा रहा था, पेरियार उसको भी चुनौती देते हैं। लेकिन मित्र, इसके साथ एक बात और याद रखनी, बहुत सारे लोग इन बातों को भी कहते हैं पेरियार के संदर्भ में, लेकिन वो एक बात नहीं कहना भूल जाते हैं। पेरियार पूंजीपतियों और श्रमिकों के संघर्ष में श्रमिकों के साथ खड़े हैं। पेरियार कहते हैं कि मेहनत कसी है, श्रमिक है जो सारा कुछ बनाता है, उसी के मेहनत से दुनिया चलती है, लेकिन वही सभी चीजों से वंचित रहता है। जब तक श्रमिकों का शोषण बंद नहीं होगा, उनका अन्याय बंद नहीं होगा, तब तक दुनिया सुंदर नहीं बन सकती है। और इस संदर्भ में
भारत में अन्याय के जितने रूप हैं, चाहे वो भाषागत अन्याय हो, चाहे सत्ता का अन्याय हो, चाहे आर्य श्रेष्ठता का अन्याय हो, चाहे ब्राह्मण श्रेष्ठता का अन्याय हो, चाहे जाति श्रेष्ठता क्रम का अन्याय हो, चाहे श्रमिक और पूंजी मालिकाने का अन्याय हो, दास और गुलामी का अन्याय हो, पेरियार अन्याय के सभी रूपों के खिलाफ। बिल्कुल। एक बात कहूं, मानवीय गरिमा के पक्ष में क्या है ना कि अब यहां एक बात समझिए कि जिन चीजों के पेरियार खिलाफ हैं, पूरे भारत के बौद्धिक जगत पर उन्हीं चीजों के पसंद करने वाले लोगों का ये बौद्धिक जगत पर कब्जा रहा है। यूनिवर्सिटियों पर उन्हीं का कब्जा, बिल्कुल, बौद्धिक केंद्रों पर उनके कब्जा, अखबारों पर उन्हीं का कब्जा, टीवी पर उन्हीं का कब्जा, पत्रिकाओं पर उन्हीं का कब्जा, अंग्रेजी पर उन्हीं का कब्जा, इंस्टीट्यूशनों पर उन्हीं का कब्जा। अब बताइए, जो कब्जे वाले इंटेलेक्चुअल की वैचारिकी है उसको कोई चुनौती दे रहा है, तो उसके व्यक्तित्व को पूरे देश में लाने की वो क्यों कोशिश करेंगे? बिल्कुल। जो पेरियार आज भी कायम है, जी, अभी भी कायम है, उत्तर भारत में तो बिल्कुल ही कायम है। बिल्कुल का। अरे आप ये देखिए मित्र कि अभी एक हद तक पेरियार उत्तर भारत में आए हैं। जैसे सबसे पहले तो पेरियार ललित सिंह यादव ने सच्ची रामायण किताब अपने तही से प्रकाशित करवा दिया था। बिल्कुल। उसके बाद सच्ची रामायण तक पेरियार सीमित रह गए। फिर धीरे धीरे पिछले दिनों फॉरवर्ड प्रेस से और राजकमल से भी कुछ 2-3 किताबें पेरियार पर आई, जिसमें पेरियार के मूल लेख थे और पेरियार की सच्ची रामायण थी, छुटपुट लेख है। अब ये हाल में काफी बड़ा काम किया ओम प्रकाश कश्यप जी ने पेरियार पर, जो शेष प्रकाशन से उनकी किताब आई है, जिसमें पेरियार पर एक काफी 600 पृष्ठों की सामग्री है। हालांकि ये सारी सामग्री मित्र अमर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपने सभी लोगों से, दर्शकों से बार बार मैं ये बात को कहता हूं कि पेरियार को हुआ क्या है, क्योंकि हम लोगों में से भी ज्यादातर लोग पढ़े नहीं है। तो होता क्या है कि हमको लगता है कि अरे कुछ ऐसे उन्होंने ईश्वर का विरोध कर दिया, कुछ धर्म का विरोध कर दिया, कुछ नास्तिकता का विरोध कर दिया, कुछ भोले किस्म का नास्तिकतावाद की बात, कुछ धर्म की बात, कुछ सूक्तियां हम निकाल लेते हैं। असल में जब पेरियार को कोई पढ़ेगा और उनके पूरे जीवन संघर्ष को कोई जानेगा, तो उसको ये समझ में आएगा कि आदमी भारत के ही नहीं, दुनिया के 20वीं शताब्दी के जो चंद दार्शनिक हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें एशिया का सुकरात कहा, बाल्तेयर कहा, वो यूं ही नहीं कहा, एकदम सच है। बाल्तेयर जैसा, बाल्तेयर के बराबर का उनका व्यक्तित्व है। और कुछ मामलों में बाल्तेयर हमारे काम के नहीं है, क्योंकि बाल्तेयर फ्रांस की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन भारत की जो अपनी पर्टिकुलर समस्या है, वर्ण की समस्या, जात की समस्या, सत्ता की समस्या, ब्राह्मणवाद की समस्या, द्विजवाद की समस्या, रामायण की समस्या, पेरियार उन लोगों में है जो पूरी तरह से, जो हिंदू वैचारिकी है, पेरियार हिंदू धर्म ग्रंथों को धर्म ग्रंथ नहीं मानते। वो रामायण को कोई धर्म ग्रंथ नहीं मानते, रामायण धर्म ग्रंथ है भी नहीं। वो कहते हैं ये एक राजनीतिक ग्रंथ है। राजनीतिक ग्रंथ का होता है, का उद्देश्य होता है किसी के ऊपर किसी की वर्चस्व की स्थापना के लिए लिखा गया। पेरियार अपनी सच्ची रामायण में कहते हैं कि यह एक राजनीतिक ग्रंथ है। राजनीतिक ग्रंथ का उद्देश्य क्या था कि दक्षिण भारतीय द्रविड़ों पर उत्तर भारतीयों का वर्चस्व, पहला उद्देश्य सच्ची रामायण का, वो जो लंका और दक्षिण भारत और ये रावण बनाया गया। दूसरा इसमें जिक्र कर दिया गया कि दक्षिण भारत को राक्षसों का प्रदेश या इस तरह का वो बना दिया गया कह करके, और वो द्रविड़ सभ्यता को राक्षसों की सभ्यता कह करके, और जो द्रविड़ों की सभ्यता है, सिंधु घाटी के जो मूल निवासियों की सभ्यता है, उसको राक्षसों की सभ्यता कहना, यानी दक्षिण भारत को नीचा दिखाना, उत्तर भारत की श्रेष्ठता को स्थापित करना। दूसरा रामायण का उद्देश्य है ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित करना। तीसरा रामायण का उद्देश्य है द्विजों की श्रेष्ठता स्थापित करना। चौथा रामायण का उद्देश्य है महिलाओं पर पुरुषों की श्रेष्ठता की स्थापना करना। ये जो रामायण है, रामायण का और सच्ची रामायण में उन्होंने एक एक डिटेलिंग करके बताया कि सच्ची रामायण का उद्देश्य क्या है। और सबसे बड़ी बात, जो पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, मानवीय गरिमा के पक्ष में
खड़ा ऐसा व्यक्तित्व इतिहास में बिरले हुए हैं, बहुत चंद हुए। मानिए गरिमा, पेरियार ये कहते हैं और परिवार कहते हैं कि मनुष्य की किसी गरिमा को, किसी भी मनुष्य की मानवीय गरिमा को किसी भी कारण से रौंदा नहीं जाना चाहिए। और हर मनुष्य मनुष्य होने के चलते मनुष्यता के मामले में सबके क्या है, बराबर है। और जब तक दुनिया में गैर बराबरी रहेगी, चाहे वो गैर बराबरी वर्ण जात की हो, चाहे वो आर्थिक संसाधनों की हो, चाहे वो स्त्री पुरुष की हो, चाहे वो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की हो, चाहे आर्य गैर आर्य की हो, चाहे संस्कृति और धर्म की हो, तब तक दुनिया में मनुष्य की गरिमा कुचली जाती रहेगी। इसी नाते पेरियार का एक बहुत बड़ा, बहुत कम लोग पढ़ते हैं कि पेरियार का एक बहुत बड़ा भाषण है, लेख के रूप में आगे, भविष्य की दुनिया। इतनी सुंदर भविष्य की दुनिया को उन्होंने कल्पना की। वो वायवी कल्पना नहीं, हवाई कल्पना नहीं है, वो ठोस तत्वों तर्कों पर। वो उस समय मोबाइल की कल्पना कर रहे हैं जब मोबाइल आया ही नहीं है। वो बैटरी चालित वाहनों की कल्पना कर रहे हैं। माने ये टेक्नोलॉजी कहां तक चली जाएगी इसकी वो कल्पना करते हैं। आदमी को 3 घंटे काम करना पड़ेगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सबको श्रम का उचित मिलेगा, किसी दंड की कोई जरूरत नहीं होगी, किसी राज्य की कोई इतनी व्यवस्थित तरीके से कल्पना करते हैं। तो पेरियार का जो दूसरा बड़ा तत्व है मानवीय गरिमा। एक होता है मित्र अमर, यूनिवर्सल जस्टिस। यूनिवर्सल जस्टिस का मतलब होता है, सार्वभौमिक न्याय का पक्षधर होने का मतलब होता है कि अन्याय का, कोई अन्याय का रूप हो, कहीं हो रहा हो और किसी के साथ हो रहा हो, तो जो व्यक्ति यूनिवर्सल जस्टिस का समर्थक होता है वो हर तरह के अन्याय का, किसी के साथ हो रहे अन्याय का, कहीं भी हो रहे अन्याय का विरोधी होता है। बिल्कुल, वो किसी तरह के अन्याय का समर्थन नहीं कर सकता है। सर, हाँ, पेरियार को जो है, मैंने जहां तक पढ़ा है, समझा है, जाना है, ईवी रामास्वामी को पेरियार में तब्दील करने की जो तब्दीली आई है, पेरियार जैसे बने हैं, उसमें उत्तर भारत की, खास करके बनारस की घटनाएं उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाई। जी, उस पर थोड़ा सा आप ये प्रकाश डालते। जब देखिए, ईवी रामास्वामी बनारस आ रहे हैं, काशी में घूम रहे हैं, उन समय उनको भूख से भी जूझना पड़ा है, ब्राह्मणों की संस्कृति से भी बहुत सारी चीजें उन पर कुठाराघात हुई है। उसके बाद उनका जो है मन परिवर्तन हुआ है इन सब चीजों को लेकर। एक बात और भी जान लीजिए कि जी। मतलब पेरियार के बारे में या फूले के बारे में लोग बात करते हैं, पेरियार बहुत संपन्न परिवार के थे। हम्म। और जिस जिस बनारस में उनको ब्राह्मण न होने के चलते जिस धर्मशाला में खाने से रोक दिया गया बनारस में, उसकी जो दानदाता थे उसमें उनका परिवार भी शामिल था। पेरियार इतने बड़े परिवार के थे आर्थिक तौर पर कि जो केरल के राजा होते थे तो जब आते थे तो वहां जो टिकते थे तो पेरियार की वो धर्मशाला होती थी। लेकिन जब पेरियार उत्तर भारत में आए, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि घटनाएं बहुत बार बात होती है तो मैं उनकी वैचारिकी पे ज्यादा जोर दे रहा था कि वो जब यहाँ बनारस आते हैं तो जब ये देखते हैं पूरा ब्राह्मणवाद का खेल और जो उनके साथ भी निजी तौर पर व्यवहार होता है, तो उनके मन में जो थोड़ा बहुत भी हिंदू धर्म के प्रति, इस ब्राह्मणवाद के प्रति, इसके प्रति थोड़ा भी जो मोह रहता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। देखिए हमारे तीनों चारों जो बड़े महापुरुष हैं उनके साथ कोई कोई व्यक्तिगत घटना घटी है। जैसे फूले जी को बेइज्जत किया गया है बारात में, बाबा डॉक्टर अंबेडकर को कई जगह बेइज्जत किया गया, उसी तरह का ये अपमान जो है पेरियार को वो बनारस में झेलना पड़ा। लेकिन इस मामले में जो बात मैं कह रहा था कि पेरियार यूनिवर्सल जस्टिस की समझ, यहां तक कि आप देखें कि पेरियार पिछड़ी जाति से, लेकिन सबसे ज्यादा पेरियार ने जिसके लिए संघर्ष किया वो दलित, बहुत ज्यादा वहां संघर्ष किया। यहां तक तो उसके लिए उन्होंने पिछड़ों के खिलाफ भी संघर्ष किया है, जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। तो पेरियार, जैसे आप कोई सुंदर भारत कोई बनाना चाहता हो, और खास करके आज मैं लिख रहा था, देखिए उत्तर भारत जो है ना अभी ये मध्यकाल में जी रहा है। जो हिंदी पट्टी है ना ये मध्यकालीन बर्बर मूल्यों में जी रही है। यहाँ के बौद्धिक से बौद्धिक आदमी से मिलिए तो वर्ण जात के कीचड़ में धंसा हुआ, जाति और वर्ण के कीचड़ में वो धंसा हुआ है। स्त्री विरोधी मानसिकता उसके रग रग में जो है समाई हुई। यहाँ तक कि जिसे हम प्रोग्रेसिव धारा कहते हैं वहां भी ये चीजें, अरे वामपंथी प्रोग्रेसिव धारा वो भी इससे निकल नहीं पड़ा। पूरा साहित्य संस्कृति ब्राह्मणवाद के गर्त में डूबा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि ये हिंदी पट्टी
हिंदी पट्टी एक तार्किक पट्टी में, एक बुद्धिवादी पट्टी में, एक आधुनिक पट्टी में तब्दील हो, तो पेरियार के विचारों को हमको हर हालत में इस पट्टी में ले जाना ही पड़ेगा। और जो आप कह रहे थे ना कि पेरियार केवल विचार प्रकट नहीं करते थे, वो लड़के कितनी बार उन्होंने रामायण जलाई, कितनी बार उन्होंने गीता जलाई, कितनी बार उन्होंने इन मूर्तियों को जूते मारे, और उसका परिणाम हुआ मित्र, जिसकी शुरू में आप इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं, आज का जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु का कोई घर नहीं है जहां बिजली न हो। बिल्कुल। भारत सरकार की जो गरीबी रेखा है, उस रेखा के आधार पर पूरे देश में अगर 41% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो तमिलनाडु में 10% से भी कम। बिल्कुल। ह्यूमन इंडेक्स में केरल के बाद अगर कोई है तो वो है तमिलनाडु है। कहीं अगर भूमि सुधार हुआ तो वो है तमिलनाडु है। मंदिरों में आज के सबके लिए प्रवेश है, यहाँ तक कि हम समर्थक या विरोधी है छोड़ दीजिए, महिला भी बड़ी संख्या में पुरोहित हैं, दलित भी पुरोहित हैं, ओबीसी भी पुरोहित हैं। ये जो सारा कुछ हुआ, ये सब पेरियार के शिष्यों ने, अन्नादुरई ने किया, करुणानिधि ने किया, बड़े पैमाने भूमि सुधार, 69% तो आरक्षण। आज किसी सुप्रीम कोर्ट कहता है 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए जी। ईवीएस कोटा आ गया है, लेकिन 69% आरक्षण चल रहा है तमिलनाडु में, किसी की हिम्मत नहीं है। असल में सच ये है अमर मित्र कि अगर कहीं ब्राह्मणवाद को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है तो वो है तमिलनाडु। हाँ बिल्कुल सर, इसी परिवर्तन के दौर में मैं एक सवाल आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में जो है समाज सुधार को लेकर जबरदस्त काम हुए, उत्तर भारत में अगर वही आकर देखें तो राजनीतिक विमर्श, राजनीतिक सुधार बहुत हुए, लेकिन सामाजिक सुधार की दृष्टि से उत्तर भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है। इन दोनों को अगर तारतम्य में देखें तो ऐसी क्या वजहें रही, आप इसको किस तौर पर देखेंगे? उत्तर भारत पेरियार की लेगेसी की वजह से जो है वहां वो दुरुस्त हो गया, सामाजिक सुधार हुए, लेकिन उत्तर भारत में जो सुधार हुए वो पॉलिटिकल सुधार हुए। जी, आप इसका उत्तर भी पेरियार ने स्वयं दिया है। पेरियार कहते हैं कि 5 तरह का ब्राह्मणवाद होता है: राजनीतिक ब्राह्मणवाद, सामाजिक ब्राह्मणवाद, आर्थिक ब्राह्मणवाद, धार्मिक सांस्कृतिक ब्राह्मणवाद। एक होता है राजनीतिक ब्राह्मणवाद, वो अपने प्रदेश में ही उन्होंने कहा, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक ब्राह्मणवाद को अगर केवल आप चुनौती देंगे और सामाजिक ब्राह्मणवाद, आर्थिक ब्राह्मणवाद, धार्मिक ब्राह्मणवाद, सांस्कृतिक ब्राह्मणवाद को चुनौती नहीं देंगे तो ब्राह्मणवाद से आप लड़ने। उत्तर भारत में केवल राजनीतिक ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। राजनीतिक ब्राह्मणवाद को चुनौती का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री की जगह पर पिछड़ी जात का आदमी मुख्यमंत्री हो जाए, दलित जात का आदमी मुख्यमंत्री हो जाए, वो मंत्री हो जाए, वो नौकरशाह हो जाए, ये कोई अच्छी बात है। मतलब केवल उत्तर भारत की जो पार्टियां हैं उन्होंने केवल राजनीतिक ब्राह्मणवाद को चुनौती दिया। बेसिकली कांसीराम के जमाने में बाम सेव जब बना हुआ था 84 तक, और शुरुआती समय में एक हद तक सामाजिक सांस्कृतिक ब्राह्मणवाद को भी चुनौती दिया जा रहा था। लेकिन जो दूसरी पार्टियां, मैं नाम लेके कह रहा हूं, चाहे वो सपा हो, चाहे राजद हो, चाहे अन्य जो पार्टियां बनी, वो केवल राजनीतिक ब्राह्मणवाद को चुनौती। जैसे जगन्नाथ मिश्र की जगह मान लीजिए लालू यादव जी हो गए, बहुत अच्छी बात है। या मान लीजिए मिश्रा और सिंह साहब लोग हो रहे थे, उसकी चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो गए या अखिलेश जी हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन लोगों ने राजनीतिक ब्राह्मणवाद को तो चुनौती देकर के खुद को अपने को स्थापित किया, लेकिन सामाजिक ब्राह्मणवाद को इन्होंने चुनौती नहीं दी। धार्मिक ब्राह्मणवाद को बिल्कुल चुनौती नहीं दी, आर्थिक ब्राह्मणवाद को बिल्कुल चुनौती नहीं दी। मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं कि पूरे बिहार में इतने लंबे समय से राजनीतिक ब्राह्मणवाद को चुनौती देने के चलते या तो लालू जी मुख्यमंत्री हैं या तो नीतीश जी हैं, काफी समय हो गया ना, लेकिन आर्थिक जीवन में बल्कि उनका पोषण ही किया, धार्मिक ब्राह्मणवाद का पोषण ही किया। आर्थिक जीवन में उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जो वहां के अपर कास्ट जातियां हैं उनका आर्थिक जीवन में वर्चस्व कम नहीं हुआ, उनका सामाजिक जीवन में वर्चस्व कम नहीं हुआ, उनकी शिक्षा में वर्चस्व कम नहीं हुआ, उनकी नौकरशाही में वर्चस्व कम नहीं, सारे आंकड़े इसके मौजूद है। यानी धार्मिक वर्चस्व उनका कम नहीं हुआ। तो उत्तर भारत की समस्या ये रही कि दक्षिण भारत में पेरियार के चलते राजनीतिक ब्राह्मणवाद को भी चुनौती दी गई, सामाजिक ब्राह्मणवाद को भी चुनौती गई, धार्मिक ब्राह्मणवाद। आज स्टालिन के नेतृत्व में स्टालिन ने 45 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था प्रधानमंत्री जी के सामने पिछले। आप उसमें देखिए जो मांग पत्र था ना, वो मांग पत्र बताता है वो सभी तरह के ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रहे हैं।
वो जीएसटी पर भी बात कर रहे हैं, निसंग पर भी बात कर रहे हैं, वो हिंदी पर भी बात कर रहे हैं, वो महिलाओं पर भी बात कर रहे हैं, वो सीए पर भी बात कर रहे हैं, वो पुरोहिती पर भी बात कर रहे हैं, वो सब, अरे वो सुप्रीम कोर्ट में दलित, अरे अपर कास्ट ही क्यों वर्चस्व, सब पर बात कर रहे हैं, यहाँ तक ये लिगेसी अभी चल रही है। तो पेरियार ने ब्राह्मणवाद के सभी रूपों को चैलेंज किया। जब तक ब्राह्मणवाद के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी रूपों को चैलेंज नहीं किया जाएगा, तब तक अपर कास्ट वर्चस्व को तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे गांव पर, पूरे देश पर आर्थिक तौर पर अपर कास्ट का कब्जा हो जाए, धार्मिक तौर पर कब्जा रहे, सामाजिक तौर, राजनीतिक तौर पर हम कब्जा कर लेंगे तो हम उनको टूल बन जाएंगे, उन्हीं का टूल बन करके हमको काम करना पड़ेगा। और ये हो रहा है, हमारा शासन होगा लेकिन हम काम करेंगे उनके लिए। आप ये कल्पना कीजिए कि जब ईबीएस, अरे इकोनॉमिक बीपर सेक्शन को आरक्षण दिया जा रहा था, तो राजद को छोड़ के सभी पार्टियां जाकर के क्या, अरे उनके पक्ष में जाके खड़ी हो गई, क्योंकि संविधान विरोधी था। तो ये जो पेरियार की लिगेसी है वो उत्तर भारत में लानी है कि हमको धार्मिक ब्राह्मणवाद से भी लड़ना है, राजनीतिक ब्राह्मणवाद से के साथ ही साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी संघर्ष करना। इतना जबरदस्त भूमि सुधार किया था करुणानिधि ने, कैसे दलितों को जमीनें दी गई थी, आरक्षण को अति पिछड़ों में कैसे बांटा गया था, दलितों के बीच के आरक्षण, मुसलमानों को कैसे आरक्षण दिया गया, आदिवासियों के आरक्षण को कैसे दिया गया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पिछड़ों के आरक्षण में आपस में लड़ाया जा रहा है। जैसे अति पिछड़ी जातियां है ना कुछ, उनको दलित में डाल दिया जा रहा है। नहीं बात हो रही है कि आरक्षण 69% कर दिया जाए और पिछड़ों को अलग बांट के दे दिया जाए, बल्कि दलितों का हिस्सा उनको दे दिया जाए। ऐसे हो रहा है। तो वो हमको बांट रहे हैं, हमको लड़ा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के पेरियार में ये नहीं चल। और आज भी आप देखिए, अगर किसी ने हिंदुत्व को रथ को रोक रखा है, अगर किसी ने हिंदुत्व के आर्य श्रेष्ठता के रथ को रोक रखा है, तो वो वही हिस्सा है जो ग्रैंड ब्राह्मणिकल हिस्सा है, जो ब्राह्मणवाद को चैलेंज किया। जैसे पंजाब ने भी आज तक मोदी जी या भाजपा को सफलता नहीं मिली, आप देख रहे हैं तमिलनाडु में भी, केरल में नहीं, क्योंकि नारायण गुरु की परंपरा है, अयंकली की परंपरा है, अयोध्यादास की परंपरा है, पेरियार की परंपरा है, फूलों की और नानक की परंपरा भी ग्रैंड ब्राह्मणिकल परंपरा है, जिसके चलते इनको वो नहीं मिल रहा है। हिंदी पट्टी के बल पर ही राज्य कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की सीटें यहाँ बहुत ज्यादा हैं, केवल 4-5 राज्य हैं जहां से 222 सीटें हो जाती हैं। तो ये चैलेंज कर रहा है। और सच्ची बात है, जो पेरियार कहते थे, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से सीखने की जरूरत नहीं है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर देखना है किसी की ओर, तो दक्षिण भारत उत्तर भारत की ओर देखे, ये नहीं उत्तर भारत दक्षिण भारत की ओर देखे। चाहे किसी मामले में देखना हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेती में, बारी में, सब में। और ये बात नहीं है कि दक्षिण भारत में जो सामान्य वर्ग का, जब सबके घर बन गए हैं, सबके पास रहने का आवास है, तो अपर कास्ट पे उसके पास भी आवास है। स्कूल अच्छा बना हुआ तो सबके लिए बना हुआ है, अस्पताल अच्छा बना हुआ सबके लिए बना हुआ है। ये कोई अन्याय हम नहीं करने वाले हैं। हमारी परंपरा किसी के साथ अन्याय की बात नहीं करती है। हम न्याय चाहते हैं, हम किसी पर वर्चस्व नहीं चाहते हैं, और हम किसी का वर्चस्व अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। पेरियार की परंपरा। इसमें मैं सर एक लाइन और जोड़ूंगा, ब्राह्मणवाद को थोड़ी सी चुनौती देते हुए, हमारे जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवताएं हैं, सब किसी न किसी को उनका विभाग या डिपार्टमेंट दे दिया गया है। जैसे सरस्वती जी हो गई, उनको शिक्षा का डिपार्टमेंट दे दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में भारत पिछड़ गया। धन का विभाग लक्ष्मी जी को दे दिया गया, हम विश्व के किसी कोने में नहीं है। हमारे कुछ चंद पूंजीपति जो है वो अमीर के अमीर होते जा रहे हैं, और इसी तरह से हर देवी देवताओं को अपना डिपार्टमेंट दिया गया। प्रगतिशीलता के मामले में जो है, उन्नति के मामले में जो है, भारत पीछे चला जाता रहा, और वो क्रम अभी भी जारी है। अगर हमारी देवी और देवता इतने ही समृद्ध और सक्षम थे, तो हमारे पास नोबेल पुरस्कार का भंडार होना चाहिए था। हमारे पास जो है, अगर युद्ध क्षेत्र की बात होती, तो हमारे पास उतनी उन्नत तकनीक होती, विश्वकर्मा जी हमारे हैं। तो ये सब चीजों पर भी पेरियार बहुत कुठाराघात करते हैं। और ये बुद्धिजीवी लोगों को, दलित को, बहुजन को, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए, धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का केंद्र हो सकता है, लेकिन सामाजिक लेवल पर धर्म का कोई महत्व नहीं है। जी जी, पेरियार भी यही कहते हैं कि सामाजिक जीवन में धर्म की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की भूमिका नहीं होनी चाहिए। और इस मामले में जो आप कह रहे हैं ना कि वैज्ञानिक प्रगति के लिए, तकनीकी प्रगति के लिए, बौद्धिक प्रगति के लिए, अगर ये एक कूपमंडूकता में जकड़ा हुआ व्यक्ति कैसे वैज्ञानिक चिंतन का हो सकता है?
भारत की क्या समस्या है, इतना बड़ा देश है, यहाँ से निकल के जब वही लोग जाते हैं तो वही नोबेल पुरस्कार पा जाते हैं, और जब यहाँ रहते हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ जो वैज्ञानिक चिंतन है, और वैज्ञानिक चिंतन पर पेरियार ने इतना ज्यादा लिखा है। और मैं तो बार बार, पेरियार बार बार कहते हैं, मैं भी असल में सरस्वती महिलाओं के पास नहीं जाती थी, मैंने काफी लिखा है इस पर। सरस्वती जो है दलितों के पास नहीं जाती थी, और ये सब पिछड़ों के पास सरस्वती नहीं जाती थी। सरस्वती केवल अपर कास्ट के, खास करके ब्राह्मणों के मर्दों की जुबान पर ही वास करती थी। सरस्वती का इनसे कोई नाता नहीं। इसी तरह लक्ष्मी का भी इनसे कोई नाता नहीं रहा। जब से सरस्वती और लक्ष्मी विदा हुई हैं, तभी से विद्या जो है पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के पास आई है। जब तक सरस्वती थी तब तक नहीं आई है। हमारे सरस्वती के आने के बाद, सावित्रीबाई फुले के आने के बाद ही विद्या हमारे पास आना शुरू हुई है, नहीं तो उसके पहले वो हमारे पास नहीं आती थी। लक्ष्मी का भी यही हाल रहा है। तो इस मामले में वो ये सरस्वती, जितने देवता बने हुए हैं हिंदुओं के, वो कुछ मर्दों के देवता हैं, द्विजों के देवता हैं, ब्राह्मणों के देवता हैं, वो हमारे देवता नहीं है। हमारी तो यहाँ स्थिति प्रवेश तक का निषेध था। तो वो खास जातियों के, मर्दों के और द्विजों के और ब्राह्मणों के देवता हैं। वो 33 करोड़ देवता करीब करीब ऐसे ही। और पेरियार बार बार इस चीज को रेखांकित करते हैं। इस देश में अंधविश्वासों के खिलाफ जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा संघर्ष चलाया है, उसमें पेरियार है। तर्क, इतना बड़ा तर्क का पक्षधर व्यक्ति, या तो बुद्ध कहते थे या तो पेरियार कहते कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर कहीं कसो। जो चीज भी तर्क की कसौटी पर नहीं उतरती हो, उसे स्वीकार मत करो, चाहे शास्त्र हो, चाहे वेद हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी कथन हो। और वहां तक अपना उदाहरण देके कहते हैं कि अगर ईश्वर होता और वो नास्तिक को पसंद न करता तो मैं कैसे जन्म ले लेता। बिल्कुल, ईश्वर की इच्छा के खिलाफ एक नास्तिक कैसे जन्म ले लेता। और वो नास्तिकता को कहते हैं कि नास्तिकता एक ऐसी स्थिति है जहां जब आदमी बौद्धिक तौर पर पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, संवेदनात्मक तौर पर परिपक्व हो जाता है, उस परिपक्वता की स्थिति का नाम नास्तिकता है। यानी किसी को बाहर सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपनी जिंदगी तर्क और बुद्धि के आधार पर काट सकता है। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा पेरियार को पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर भारत की जो बीमारी है, उत्तर भारत एक बीमार समाज है। इसी तौर पर महीनों में इंडेक्स में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, और पोषण में पिछड़ा हुआ है, जीवन के सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है, यहाँ तक कि सीरिया, यमन जैसे देशों, इलाकों से भी पिछड़ा हुआ है। उत्तर भारत को पेरियार की बहुत सख्त जरूरत है। और पेरियार को याद करने का मतलब है उत्तर भारत में पेरियार को लाना। हालांकि अब बहुत तेजी से पेरियार का साहित्य उत्तर भारत में आ रहा है, अच्छी बात है, लोग पढ़ भी रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, लगातार लोग पेरियार को गुण। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, साहू जी, फूले, सभी एक पूरक है एक दूसरे के। ये सब एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पेरियार, आप जानते होंगे पेरियार ललई सिंह यादव थे, उन्होंने पेरियार को लाने के लिए क्या क्या नहीं किया, डॉक्टर अंबेडकर के लिए क्या क्या नहीं किया, कितने मुकदमे उन्होंने लड़े, क्योंकि वो जानते थे कि पेरियार के बिना उत्तर भारत का भला होने वाला नहीं है। और जब तक उत्तर भारत कूपमंडूक बना रहेगा, जब तक उत्तर भारत जाहिल बना रहेगा, जब तक उत्तर भारत हिंदी पट्टी या जाहिल पट्टी बनी रहेगी, बीमार पट्टी बनी रहेगी, क्योंकि इसी पट्टी का राजनीतिक वर्चस्व है पूरे देश पर, तब तक इस देश का न्यायपूर्ण, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और समृद्धि वाला देश नहीं बन पाएगा। और हिंदी पट्टी में आधुनिकीकरण के लिए पेरियार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पेरियार को याद करने का आज उनके जन्मदिन पर सबसे बड़ा मतलब ये हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ थे। उन्होंने बताया पेरियार की लेगेसी क्या थी, पेरियार क्या सोचते थे, कैसे तर्क देते थे, वैज्ञानिक चेतना क्या थी, महिलाओं को लेकर वो क्या सोचते थे, शिक्षा को लेकर वो क्या सोचते थे, द्विजवाद पर उन्होंने कैसे कुठाराघात किया, ब्राह्मणवाद पर कैसे कुठाराघात किया। 5 तरह के ब्राह्मणवाद सिद्धार्थ सर ने बताया है। 5 तरह के ब्राह्मणवाद आज भी कायम है, खास करके उत्तर भारत में। इनसे हमें लड़ने की जरूरत है, इनसे उबरने की जरूरत है, तभी हम प्रगति और ज्ञान, विज्ञान और प्रगतिशीलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।